प्रेरणा उनके प्रसंगों से लेते हैं, उनके जीवन में जो घटा उससे लेते हैं। और प्रेरणा इसलिए जरूरी होती है कि प्रेरणा ऐसी चीज है कि आज लो कल खत्म, फिर कल दोबारा लेनी पड़ती है। प्रेरणा बहुत जल्दी मिट जाती है, बहुत जल्दी दिमाग से। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो प्रेरणा स्थायी जिनके मस्तिष्क पर होती है, अन्यथा तो लगातार प्रेरणा की जरूरत पड़ती है। और इसीलिए ये लगातार इस तरीके के कार्यक्रमों की जरूरत पड़ती है कि हम यहाँ से प्रेरणा लेकर जाएं, फिर अगले किसी कार्यक्रम में जाएं, वहाँ से प्रेरणा लें, क्योंकि प्रेरणा धूमिल होती चली जाती है। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ डॉक्टर हेडगेवार जी से। डॉक्टर हेडगेवार जी का पिछले 5 साल से पहले, 6 साल से पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से डॉक्टर हेडगेवार जी के बारे में, डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में लोग रिसर्च भी करने लगे, उनके बारे में जानने भी लगे। डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्म 6 अप्रैल 1889 को, गांधी जी से 20 साल बाद उनका 69वां हुआ, हेडगेवार जी का 89 में हुआ, नागपुर में हुआ। बचपन में एक स्कूल में पढ़ते थे तो एक अंग्रेज जो निरीक्षक होता था, डिप्टी उनके स्कूल में आने वाला था। तो डॉक्टर हेडगेवार जो उस समय बालक थे, उनका नाम था केशव। तो केशव ने अपने बाकी क्लास 5th में वो पढ़ते थे, उनके साथ योजना बनाई कि जब ये डिप्टी हमारे स्कूल में आएगा तो हम सब जोर से वंदे मातरम बोलेंगे। तो जब डिप्टी उनकी क्लास में आए तो सारे बच्चे उनकी योजना के अनुसार जोर से वंदे मातरम बोला। उसके बाद जो प्रिंसिपल थे उनको सस्पेंड कर दिया गया डिप्टी के द्वारा, बाकी अधिकारियों के द्वारा, और उन बच्चों को सस्पेंड कर दिया गया। तो एक 5 साल के बच्चे के अंदर ये भावना थी कि जो डिप्टी है, अंग्रेज है, उसके खिलाफ हमें बोलना है, हमें अपनी आवाज उठानी है। जब वो क्लास 6 में आए तो वो जिस स्कूल में जाते थे तो देखते थे यूनियन जैक, जो अंग्रेजों का झंडा था, ब्रिटेन का झंडा था, इंग्लैंड का झंडा था, यूनियन जैक, उसको लहराता हुआ देखते थे। तो अपने टीचर जिनसे वो पढ़ने जाते थे, उनके घर से उन्होंने उस यूनियन जैक को उतारने के लिए सुरंग बनाई, सारे बच्चों को साथ मिलकर। लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुए, सुरंग आधी खुदी, तब तक वो पकड़े गए और शिक्षक को उनको पता चल गया, शिक्षक ने उनको आगे की सुरंग नहीं खोलने दी। ऐसे ही उनका चलते रहते थे। उनका बहुत सारे बचपन के प्रसंग हैं, ये 2 प्रसंग आपको याद रखने लायक है। तीसरा उनका प्रसंग है कलकत्ता में, जब वो MBBS करने गए, कलकत्ता कॉलेज में MBBS की पढ़ाई के लिए गए। तो वहाँ पर कलकत्ता क्रांतिकारियों का केंद्र था, तो उनके विद्यालय में भी बहुत सारे क्रांतिकारी थे और बम बनाने की प्रशिक्षण उन्होंने कलकत्ता में लिया। वैसे बम आगरा में बहुत बनते थे, नूरी दरवाजे पर चंद्रशेखर आजाद ने, चंद्रशेखर आजाद के बम बनाने का एक ट्रेनिंग कैंप खोला हुआ था। उसमें सरदार भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद से ट्रेनिंग लेने के लिए आगरा आए थे, नूरी गेट पर। उसी तरीके से कलकत्ता में जो वो MBBS कॉलेज था, मेडिकल कॉलेज था, उसमें वो बम बनाते थे और जो क्रांतिकारियों को सप्लाई करने का काम था। बाद में वो नागपुर लौट आए, अपनी डॉक्टरी करने लगे। उनको फिर वो कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस के महाराष्ट्र के महासचिव बने। कांग्रेस में काम करते करते उन्होंने कई सारे कांग्रेस के जो आंदोलन चलते थे उनमें हिस्सा लिया। लेकिन कांग्रेस में काम करते करते उनको एक बात का महसूस हुई कि देश तो आज़ाद हो जाएगा, आज नहीं तो कल, लेकिन जब आज़ाद हो जाएगा तो इस देश का क्या होगा, इस देश को संभालेगा कौन। तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, कांग्रेस को त्यागपत्र दे दिया और विजयदशमी 1925 को नागपुर में मोहिते का बड़ा एक जगह है, वहाँ पर 5 बच्चों के साथ में मिलकर, जो छोटे छोटे बच्चे थे, 10-10, 11-11 साल के बच्चे थे, उनको लेकर एक संघ बनाने का सोचा। बाद में उस संघ का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रखा गया। डॉक्टर साहब ने संघ तो शुरू कर दिया था, लेकिन जो क्रांतिकारियों के आंदोलन होते थे, महात्मा गांधी के जो आह्वान होते थे, उनके पर भी काम करते रहे थे। 1931 में
जो सत्याग्रह गांधी जी ने चलाया, उसमें भाग लेने के लिए डॉक्टर परांजपे को संघ का सरसंघ चालक बनाया और खुद उस आंदोलन में हिस्सा लिया और जेल चले गए। लगभग 6 महीने वो जेल में रहे। बाद में सुभाष चंद्र बोस उनसे मिलने आए और उसमें एक बहुत प्रेरक प्रसंग है कि महापुरुष जब होते हैं तो उनकी बातें किस प्रकार की होती। तो वो बीमार थे, 1939 की बात है। वो बीमार थे, गुरुजी उनकी सेवा में थे, गुरुजी उनके द्वार पर बैठे थे। सुभाष चंद्र बोस आए, गुरुजी से मिले। गुरुजी से का नाम उस समय माधव था, कि माधव से बोले कि मुझे डॉक्टर हेडगेवार से मिलना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप मिलिए मत, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार है। वो बहुत ज़्यादा बीमार थे कि नहीं, मैं कलकत्ता से आया हूँ, इतनी दूर से आया हूँ, मुझे 2 मिनट मिलना है। तो माधव ने केशव से मिलने की अनुमति दे दी और वो सुभाष चंद्र बोस की और डॉक्टर हेडगेवार की केवल 5 मिनट बात हुई है। और 5 मिनट के बाद जो एकदम मुस्कुराते हुए चेहरे से सुभाष चंद्र बोस बाहर निकले हैं। तो गुरुजी ने अपने संस्मरण में लिखा है कि डॉक्टर हेडगेवार ऐसे थे कि जो उसे मिलने आता था वो कम समय में भी संतुष्ट होकर चला जाता था। बाकी मैं 40 मिनट सुभाष चंद्र बोस से बात किया, लेकिन मैं उनको संतुष्ट नहीं कर पाया। डॉक्टर हेडगेवार ने केवल 5 मिनट बात की और सुभाष चंद्र बोस संतुष्ट होकर चले गए। तो ऐसे डॉक्टर हेडगेवार के 5 प्रसंग हैं। एक तो यूनियन जैक वाला है, वंदे मातरम वाला है, कलकत्ता वाला है, और सत्याग्रह में आंदोलन में जेल जाने का है, और डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस से मुलाकात का। ये 5 प्रसंग आपको याद रखने के लिए काफ़ी है। एक दूसरे महापुरुष हुए हैं दीनदयाल उपाध्याय जी। उनका जन्म 1916 में 25 सितंबर को मथुरा में, यहाँ आगरा से 30 किलोमीटर दूर फरे के पास में नगला चंद्रभान एक गाँव है, वहाँ पर हुआ है। उनकी जीवनी पूरी नहीं बताऊंगा, लेकिन छोटे छोटे 5 प्रसंग उनके बताऊंगा। वो कभी भी अपने जब इन्होंने आगरा में सेंट जॉन्स में एमए में एडमिशन लिया, लेकिन चूंकि संघ के प्रचारक बन गए थे 1939 में, उत्तर प्रदेश के प्रांत प्रचारक बन गए थे, इसलिए उन्होंने पढ़ाई आगे की छोड़ दी। तो जब वो बाल कटाने जाते थे, हम बाल कटाने जाते तो हम देखते हैं कि सबसे अच्छा बाल काटने वाला कौन है, लेकिन कभी भी दीनदयाल उपाध्याय जी बाल कटाने के लिए दुकान पे नहीं जाते थे। वो ये देखते थे कि कौन ऐसा है, जिस शहर में भी वो जाते थे, कि कौन ऐसा नाई है जो बाल काटने वाला है, जो जिसकी दुकान नहीं चल रही, जिसको आज पैसे नहीं मिलेंगे। तो वो ऐसे किसी जो ईंट पर बैठकर हमेशा उन्होंने बाल कटवाए। उनको उनके दिल में गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा जगह थी। दूसरा उनका एक प्रसंग आता है कि चूंकि प्रचारक थे, प्रचारकों को आज तो बहुत कुछ है सम्मान, जो आज संघ को जानते हैं, प्रचारकों को जानते हैं, लेकिन उस समय प्रचारकों को भोजन की बड़ी प्रॉब्लम होती थी। जो कहीं भी जाते थे, लखीमपुर खीरी में वो प्रचारक थे, तो जिस घर में जाते थे तो बोलते थे कि आज भोजन कर लीजिए, तो वो कहते थे सोमवार का व्रत है। अगले घर जाते थे तो मंगल का व्रत है, रोज कोई ना कोई व्रत बता देते थे। तो उसी में लखीमपुर खीरी में ही एक महिला चने बेचती थी और महिला को दिखाई नहीं देता था। तो गलती से एक चवन्नी चलती थी, चवन्नी उन्होंने गलती से रात के अंधेरे में उस महिला को दी और चवन्नी के चने ले लिए। वो चने खा के रात गुजार देते थे। तो रात को गुजारने के लिए कोई कार्यालय उस समय नहीं होते थे, तो दुकान के सामने जो सफील बनी रहती थी, उन सफीलों पर ही रात को सोते थे। अगले दिन उन्होंने देखा कि एक खोटा सिक्का मेरी जेब में था, वो कहाँ गया। तो उन्हें याद आया कि गलती से उस बुढ़िया माँ को चने खरीदने के लिए जो मैंने असली सिक्के की जगह खोटा सिक्का दे दिया था। तो दीनदयाल जी अगले दिन उस बूढ़ी माँ को जो भड़बूजा का काम करते हैं, उनको असली सिक्का दिया और नकली सिक्का वापस लेकर आया। तो ये दीनदयाल जी का चरित्र था। दूसरा, एक बार जो संघ के दूसरे सरसंघ चालक थे परम पूजनीय गुरुजी, वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। उनका टिकट किसी कार्यकर्ता ने एसी में करा दिया था और दीनदयाल उपाध्याय जी जनरल में यात्रा करते थे। दीनदयाल जी कभी भी एसी में यात्रा नहीं की। वो इसलिए कि वो कहते थे कि अगर मैं एसी में यात्रा करूंगा, प्रथम श्रेणी में यात्रा करूंगा, तो प्रथम श्रेणी के लोगों से वार्ता करके मुझे देश समझ में नहीं आएगा, मुझे हिंदुस्तान समझ में नहीं आएगा। तो वो हमेशा जनरल में यात्रा करते थे और चुपचाप सुनते रहते थे कि इस देश का आम आदमी आपस में बात क्या करता है।
तो जनरल में यात्रा कर रहे थे, उनको पता चला गुरुजी इसी ट्रेन में है, तो एक अगले स्टेशन पर वो गुरुजी से मिलने कुछ वार्ता उनको करनी थी, तो अगले स्टेशन पे एसी में चढ़े, फिर 2-3 स्टेशन पार हुआ, गुरुजी से वार्ता हुई, अपने वापस अपने डिब्बे में आ गए। अपने डिब्बे में आ गए तो टीटी आया टिकट चेक करने, तो टीटी से बोले कि भाई मैं उस स्टेशन से उस स्टेशन तक एसी में यात्रा किया हूँ, एक्स्ट्रा कितना पैसा बनता है मुझे मेरा टिकट वो एक्स्ट्रा पैसे का वो पर्ची काट के दे दो। टीटी बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसा भी कोई आदमी हो सकता है। हिंदुस्तान के लोग तो ऐसा सोचते हैं, आप जानते हैं कैसा सोचते हैं कि यात्रा कैसे करनी है, लेकिन दीनदयाल जी ने उसके पैसे कटवाए। टीटी नहीं मानना था, लेकिन उन्होंने फिर भी जितनी 4-5 जो स्टेशन वो एसी में यात्रा की है, तो उसके वापस उन्होंने पैसे दिए। ऐसे दीनदयाल जी के जीवन के बहुत सारे प्रसंग हैं। एक प्रसंग ये आता है कि उनके नाम के आगे बहुत सारे लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय लगाने लगे, लेकिन पार्टी के वो पहले प्राण प्रचारक थे उत्तर प्रदेश के। जब बीजेपी की स्थापना 1951 में हुई कानपुर में, तो उनको महासचिव का दायित्व दिया। वो भारतीय जनसंघ, आज जो भारतीय जनता पार्टी है, इसकी स्थापना 1951 में कानपुर में हुई, तो उस समय उनको महासचिव पार्टी का बनाया गया। तो महासचिव रहते रहते उनको ये कहा गया कि आपको भी चुनाव लड़ना है। वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन जौनपुर सीट से वो पार्लियामेंट का चुनाव लड़े। तो कुछ कार्यकर्ता उनके पास आए कि 1957 वाला, कुछ कार्यकर्ता उनके पास आए, बोले कि दीनदयाल जी एक अगर काम आप कर लें तो आप चुनाव जीत जाएंगे। तो दीनदयाल जी ने पूछा क्या काम कर लें?